हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? लास्ट क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे ना? हाँ या ना? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ रहे थे, और वो सब तो खत्म हो गया ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो मैंने आज के लिए 2-3 टॉपिक छोड़े थे, क्या क्या था वो? मैग्निफिकेशन में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन था, और इमेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, और क्या था? V वर्सेस U ग्राफ। वी वर्सेस यू ग्राफ था। ठीक है, यही टॉपिक डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट मेथड था। ठीक है, चलो तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पोर्शन है वो है, क्या था? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, मान लेते हैं हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F1 है, इधर सेम डिस्टेंस पर F2 होगा, यहाँ पर 2F2 होगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे रख देता हूं इसकी एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस की। ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं AB। तो इस AB की इमेज कैसे बनेगी? क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में है, इसलिए इमेज जो है वो 2F2 के बियॉन्ड बनेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? मिरर में हमने क्या बात की थी कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है तो इमेज मिरर से दूर जा रहा था, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन लेंस में दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं पहले। तो इसलिए इमेज जो होगी वो कुछ ऐसी होगी कि एक इमेज यहां पर ए डैश बोल देता हूं उसको, और बी की इमेज कुछ ऐसी आ जाएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, मैंने बताया था ना? ये कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने मिरर में इस बारे में बात की थी, याद है कि भूल गए? हाँ सर। याद है? ओके। हालांकि दोनों तरफ हाइट बी के साइज और ए की साइज में डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों का मैग्निफिकेशन डिफरेंट है, लैटरल मैग्निफिकेशन। पर हम लैटरल मैग्निफिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इनफैक्ट हम इसकी हाइट को इग्नोर मान के चल रहे हैं, तो इसलिए ये हाइट भी निग्लिजिबल है 0, ये हाइट भी निग्लिजिबल है 0 फिलहाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस सिचुएशन के लिए। तो ऐसे में मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट का जो साइज है दैट इज बेसिकली पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, सो यूबी माइनस यूए, and image size, corresponding image size will be equal to VB minus VA। हाँ या ना? इसको मैं डेल्टा U और इसको मैं डेल्टा V बोल दे रहा हूं। तो ऐसे में मेरा जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू, longitudinal magnification will be equal to image size by object size, that is delta V upon delta U। हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत? ये तो सेम वही था ना जो अपन वहां पढ़ा था। हाँ, इस मिरर के केस में ये हमेशा नेगेटिव आया था, लेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव आएगा। फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इमेज भी छोटी होगी, तो डेल्टा U कॉमा डेल्टा V आर स्मॉल, देयरफॉर
मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैपिटल एम इज इक्वल टू डी वी बाय डी यू। कोई दिक्कत? हाँ है ना? क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे पता है लेंस के केस में 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ होता है कि नहीं? लेंस के लिए 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। दिस इंप्लाइज, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस 1 बाय वी स्क्वायर डी वी माइनस 1 बाय यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन 0। दिस इंप्लाइज, आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हो कि डी वी बाय डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, दैट इज सिंपली स्मॉल एम स्क्वायर। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम स्क्वायर होता है। वहां क्या था? माइनस स्मॉल एम स्क्वायर, यहाँ क्या है? स्मॉल एम स्क्वायर। स्मॉल एम मतलब लैटरल मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा? Yes. तो एकदम क्लियर है कि कुछ गड़बड़ है इसमें? ये कब ट्रू है? इफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। आपको कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट छोटा है कि बड़ा है? तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो फोकल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है कि नहीं, मतलब फोकल लेंथ से 20 टाइम्स स्मॉल है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो नहीं लगाओगे। ठीक है? ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज अगर 5% से कम है फोकल लेंथ की तब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई करोगे। ठीक है बेटा? ऑब्जेक्ट की साइज भी और इमेज की साइज भी। ओके? हाँ ठीक, नेक्स्ट। तो अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज पे। वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसको मैं इसी पे टॉपिक के साथ पढ़ा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टू सेम। देखो भैया, अगर मैं रेफरेंस फ्रेम ऑफ लेंस में हूं, अगर मैं लेंस के रेफरेंस में बात करूं, मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने असाइन किया था, साइन कन्वेंशन जो असाइन किया था, उसी रेफरेंस फ्रेम में अगर मैं हूं तो लेंस रेस्ट पर है और यू और वी क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, राइट? तो मेरे को फॉर्मूला पता ही है कि 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज सिंपली डी वी बाय डी टी एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिंपली डी यू बाय डी टी, है ना? तो यहां से मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में मैंने डी वी बाई डी टी और डी यू बाई डी टी निकालने के लिए इस पूरी इक्वेशन को ही टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा माइनस 1 बाय वी स्क्वायर डी वी बाय डी टी माइनस माइनस 1 बाय यू स्क्वायर डी यू बाय डी टी इज इक्वल टू, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है इसलिए 0। दिस इंप्लाइज आई विल सिंपली गेट डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू v square by u square times du by dt. This implies velocity of image is equal to small m square times velocity of object. Basically जो मैग्निफिकेशन साइज में आ रहा था वही मैग्निफिकेशन वेलोसिटी में भी आ रहा है, बट विद इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लेंस। अगर लेंस भी मूव करने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? ये फॉर्मूला, this is valid only in reference of lens। ठीक है? अगर लेंस के रेफरेंस में बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली क्योंकि ये वेलोसिटीज लेंस के रेफरेंस में है, मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, उसके बाद फटाफट कॉपी कर लो।
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes. ओके, बेसिकली मेरे पास जो फॉर्मूला था वो रेफरेंस फ्रेम ऑफ लेंस में था, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लेंस इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ लेंस, है ना? दिस implies velocity of image minus velocity of lens is equal to m square times velocity of object minus velocity of lens. खत्म। ये फॉर्मूला लगा के आपको अगर लेंस मूव भी कर रहा होगा तो आप इमेज की वेलोसिटी निकाल पाओगे इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ठीक है बेटा? ठीक है? Yes, sir. ओके, इजी है ना एकदम कि डिफिकल्ट है ये? चलो, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर u बढ़ेगा तो u इंक्रीज होगा तो v भी इंक्रीज होगा, है ना? u इंक्रीज होगा तो v भी इंक्रीज होगा, इसलिए v वर्सेस u का ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। मिरर के केस में स्लोप हमेशा नेगेटिव आया था, इसके केस में हमेशा स्लोप पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं। देखो, अब हमारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस है। हालांकि ये फॉर्मूला उतना पॉपुलर नहीं है, आपको बुक्स वगैरह में मिलेगा भी नहीं, बट फिर भी न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस क्या कहता है ये देख लेते हैं एक बार। ये कहता है लेट्स से ये हमारे पास लेंस है, इधर मेरा f1 है क्योंकि लाइट मेरी लेफ्ट से राइट आ रही है, ये मेरा 2f1 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर f2, इधर लेट्स से 2f2 है। अब आप मुझे बताइए, आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब आप रे डायग्राम्स बनाते हो तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कैसे मेंशन करते हो? एट इन्फिनिटी, एट 2f1, बिटवीन 2f1 एंड f1, एट f1, बिटवीन f1 एंड o, ऐसे बताते हैं ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हाँ है ना? हाँ sir. और Yes. इमेज की पोजीशन कैसे बताते हो? एट f2, बिटवीन f2 एंड 2f2, एट 2f2 एंड बियॉन्ड 2f2। मतलब कि f1s जो है दे आर गुड फॉर ऑब्जेक्ट एंड f2 आर गुड फॉर लेंस इमेज, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम लोग f1s का यूज करते हैं, 2f1 और f1 का यूज करते हैं, इमेज की पोजीशन बताने के लिए f2 और 2f2 का यूज करते हैं, राइट? तो हमारे पास मिरर के केस में क्या था याद है? x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर था, राइट? जहां पर x1 और x2 क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम फोकस। यहां पे क्या होगा? लेट्स से आपका ऑब्जेक्ट यहां है, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है तो इमेज कहां बनती थी? 2f2 के आगे बनती थी, हाँ या ना? मैं कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? तो ये कह रहा है एक काम करो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करो f1 से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करो f1 से, इसको बोल देते हैं x1। इमेज की पोजीशन डिस्टेंस मेजर करो f2 से, ये हो गया x2। क्या मैं ये कह सकता हूं इस डायग्राम में, इन दिस डायग्राम, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं x1 इज नेगेटिव एंड x2 इज पॉजिटिव? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? हाँ sir. कह सकता हूं ना, क्योंकि लाइट तो इधर से आ रही है, मतलब कि इधर की तरफ पॉजिटिव है, इधर की तरफ नेगेटिव, राइट? तो x1 नेगेटिव साइड में जा रहा है, x2 पॉजिटिव साइड में जा रहा है। तो न्यूटन फॉर्मूला फॉर लेंस क्या हो जाता है कि x1 x2 इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये x1 और x2 कहां से मेजर किए गए हैं?
ये x1 और x2 मेजर किए गए हैं अलग अलग फोकस से। ऑब्जेक्ट का f1 से मेजर किया गया है, इमेज का f2 से मेजर किया गया है, इसीलिए ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है जितना आपका मिरर में काम आ जाता है, और इसलिए बुक्स में मेंशन तक नहीं होता ये। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. ओके, कॉपी कर लो। कॉपीड। नेक्स्ट, न्यूटन फॉर्मूला फॉर लेंस हमने देख लिया। मैंने ये क्यों पढ़ाया? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट v वर्सेस u ग्राफ। v वर्सेस u ग्राफ। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो, अगर हम यहां देखें तो बेसिकली F1 कहां पर है? चलो मैं इस F1 की पोजीशन को, ये डिस्टेंस को स्मॉल f1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, F2 की पोजीशन को इधर से स्मॉल f2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, सब वेक्टर में है। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं u इज इक्वल टू f1 प्लस x1? लिख सकता हूं कि नहीं? है ना? और v इज इक्वल टू f2 प्लस x2 लिख सकता हूं? सब कुछ हाँ साइन सर। के साथ यूज करूंगा। Sir, यहां पर f1 क्या है? ये माइनस f है, और f2 क्या है? प्लस f। ये चीज समझ में आई हो तो बता दो। x1 निगेटिव है, x2 पॉजिटिव है। बेसिकली f1 और x1 दोनों नेगेटिव हैं, तो अपने आप ही दिस मैग्नीट्यूड प्लस दिस मैग्नीट्यूड पूरे का नेगेटिव हो जाएगा, u आ जाएगा। हाँ या ना? आएगा कि नहीं? ये चीज समझो तो जरा। समझने के लिए ये ध्यान रखो, हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वेक्टर वाले रूल लगाइए। आपको ये u निकालना है, ये वाला वेक्टर है, ये u वेक्टर है, ये f1 वेक्टर और ये x1 वेक्टर। f1 नेगेटिव, x1 भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव। समझ में आया? तो u इज इक्वल टू f1 प्लस x1। ठीक है बेटा? यस। yes. सिमिलरली v कैसे आएगा? ये रहा v, v वेक्टर दैट इज f2 वेक्टर प्लस x2, सॉरी ये नहीं है, ये माय बैड, v वेक्टर इज इक्वल टू f2 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर। मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये साइन के साथ है। हाँ या ना? इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन के बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोल नहीं दो सर। यार। ओके Nice. ओके, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि u इज इक्वल टू f1 प्लस x1 एंड v इक्वल्स टू f2 प्लस x2। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखनी है, f1 इज इक्वल टू माइनस f, f2 इज इक्वल टू प्लस f। ठीक है, ये दिस इज ओनली फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स पे नहीं बोलना चाहिए, कन्वर्जिंग बोलना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्राफ तो आपका कन्वर्जिंग लेंस का अलग बनेगा और डाइवर्जिंग लेंस का अलग बनेगा ना। तो पहले हम बात करते हैं कन्वर्जिंग लेंस की। एक काम करते हैं, इसको यहां नहीं लिखते, इसको यहां लिख लेते हैं। f1 इज इक्वल टू माइनस f,
और F2 इज इक्वल टू प्लस एफ। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि अगर मैं, अच्छा जनरल V वर्सेस U ग्राफ है, मैं पहले x1 और x2 का ग्राफ बना लेता हूं। x1 x2, x1 और x2 का क्या ग्राफ होगा? x1 x2 इज इक्वल टू कितना था बेटा? माइनस एफ स्क्वायर था, हाँ या ना? है ना? तो आप मुझे बताइए दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है आपका ग्राफ? सेकंड में और फोर्थ में, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव है ना। इसलिए आपका जो ग्राफ आएगा, दैट ग्राफ बिटवीन x1 एंड x2 विल लुक लाइक दिस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो है ही है ना? कोई दिक्कत? अब कन्वर्जिंग लेंस के लिए अगर मैं V वर्सेस U ग्राफ बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि यहां से मैं चाहूं तो यहां से लिख सकता हूं U माइनस एफ वन इज इक्वल टू x1, V माइनस एफ टू इज इक्वल टू x2। सो U माइनस एफ वन इंटू V माइनस एफ टू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर करके या माइनस एफ स्क्वायर करके भी मैं ग्राफ बना सकता हूं। पर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, U कहां से मेजर किया गया आपका? माइनस एफ से। V कहां से मेजर किया गया? प्लस एफ से, राइट? है ना? अगर ये वाली x1 x2 की टर्म्स बात करें तो बेसिकली x1 यहां से मेजर किया गया, x2 यहां से मेजर किया है ना? तो एक काम करते हैं, यहां पर बना देते हैं x2, यहां बना देते हैं x1, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, समझ में आई बात? देखो अब आप बोलोगे सर चार चार ग्राफ हो जाएंगे ना, क्योंकि दो मिरर के होंगे, दो लेंस के होंगे। मैं समझा दूं कितना भी, एग्जाम में जाके इतना एनालाइज करके तो ड्रॉ करोगे नहीं, राइट? कर पाओगे क्या? कर पाओगे इतना एनालाइज करके ड्रॉ एग्जाम में? नहीं कर पाओगे। इसलिए समझ में आया हो चाहे नहीं आया उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको याद करा रहा हूँ चारों ग्राफ एक साथ, डाइवर्जिंग लेंस का एक ही बार बनाऊंगा, चारों ग्राफ में एक साथ याद करा रहा हूँ आपको। ठीक है, दोनों मिरर के और दोनों लेंस के। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, तो देखो मिरर के केस में क्या था, मिरर में पहले मैं लिखूंगा कनकेव मिरर, यहां लिखूंगा कन्वेक्स मिरर। देखो इतना याद रखो, चारों के चारों ग्राफ ओरिजिन से पास होते हैं, क्योंकि चारों के लिए अगर आप v को u को 0 पर डाल दोगे तो v भी 0 ही आएगा चारों में, है ना? तो चारों के चारों ओरिजिन से तो पास होते ही होते हैं। ठीक, अब कनकेव लेंस का फोकस कौन सा कहां होता है, चाहे, क्योंकि सॉरी लेंस बोल रहा हूं, मिरर का, चाहे आप ऑब्जेक्ट के लिए ले लो चाहे इमेज के लिए ले लो, मिरर के केस में फोकस सेम होता है। और कनकेव का फोकस कहां पे होता है बेटा? माइनस नेगेटिव होता है ना कनकेव लेंस का, कनकेव मिरर का फोकस, हाँ या ना? हाँ तो फोकस होता है नेगेटिव, इसलिए फोकस यहां दोनों का माइनस माइनस आ गया, इधर आपका u है इधर v है, यह आपका फोकस हो गया दोनों का माइनस एफ माइनस एफ। तो यहां पर बना लो आप ये लाइन, इस पॉइंट से पास होना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या? है क्या? है क्या बताओ? ठीक है, इस पे एक पॉइंट कौन सा लाई करेगा? -2f कॉमा -2f। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का फोकस लेंथ होता है पॉजिटिव, चाहे वो ऑब्जेक्ट के लिए ले लो चाहे इमेज के लिए ले लो, क्योंकि मिरर है एक ही फोकस होता है। तो
दोनों का प्लस एफ कॉमा प्लस एफ, यहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दो लाइन ड्रॉ कर दी। अब ग्राफ कैसा आएगा? ओरिजिन से तो पास होना ही होना है, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। कॉपी हो गया? Yes, sir. ठीक, अब देखते हैं लेंस के लिए। नहीं हुआ। नहीं हुआ? हो गया? चलो अब देखते हैं लेंस। लेंस में क्या होता है बेटा? लेंस में भी दो तरीके के लेंस हैं, एक है कन्वर्जिंग, ध्यान दीजिए मैं कन्वेक्स नहीं बोल रहा हूं, कन्वर्जिंग बोल रहा हूं, कन्वर्जिंग, और दूसरा है डाइवर्जिंग। इसमें ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जिंग लेंस के लिए में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव फोकस होगा और इमेज के लिए पॉजिटिव फोकस होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो इसमें अगर आप u वर्सेस v ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कैसा आएगा? u माइनस एफ पे लेके जाओ, लेकिन v को प्लस एफ पे लेके जाओ, तो एक ओरिजिन से तो पास होना ही होना है, ग्राफ कैसा आएगा? समझ में आया? इजी? u v। अब अगर आपको डाइवर्जिंग लेंस के लिए ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे? डाइवर्जिंग मतलब कैसा लेंस है, पता ही है ना? डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कौन सा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए प्लस फोकस, इमेज के लिए नेगेटिव फोकस। ठीक है, पता है नहीं? तो भैया डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस में इधर होता है आपका f1, इधर होता है 2f1, इधर होता है f2, इधर होता है 2f2। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। जब इसके रे डायग्राम्स बनाते हो तो आप नहीं लिखते हो कि ऑब्जेक्ट 2f2 और f2 के बीच में है या f2 पर है या कहां पर है, आपसे भी बोलते हो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, इमेज कहां बनती है? f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, राइट? यही बोलते हो ना? इमेज की लोकेशन बताते हो f2 और ऑप्टिकल सेंटर के टर्म्स में। ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट यहां रखते हो ना, तो वो मेंशन नहीं करते हो कि 2f2 और f2 के बीच में रखा हुआ है ना? कभी देखना कहीं नहीं मेंशन किया जाएगा, बोला कहीं पे भी रख दो, इमेज यहां बनती है, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए ये f2 और 2f2 मैटर ही नहीं करते। इंसिडेंट रे के लिए f2 और 2f2 है ही नहीं, इंसिडेंट रे के लिए क्या है? f1 और 2f1 है ना? इंसिडेंट रे के हिसाब से क्या डिफाइंड है? f1 है कि अगर इंसिडेंट रे f1 पे जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। तो इंसिडेंट रेज के लिए f1 और 2f1 है, रिफ्रैक्टेड रे के लिए f2 और 2f2 है, मतलब इमेज के लिए f2 और 2f2 है, ऑब्जेक्ट के लिए f1 और 2f1 है। इसलिए ऑब्जेक्ट का फोकस पॉजिटिव है, इमेज का फोकस नेगेटिव है, एक तरीके से समझ लो। और हम जब प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं तो हम इमेज का फोकस के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है? इमेज का फोकस मतलब यार प्लीज डोंट टेक, मतलब मेरे जो ये फॉर्मूले याद कराने, सॉरी ग्राफ याद कराने के लिए सब कर रहा हूँ, ऐसी टर्म्स मत यूज करना कहीं पे, परेशान हो किसी को के सामने बोलोगे, बोलेगा कि क्या बोल रहा है, कैसी भाषा है, ठीक है? लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं, लैंग्वेज नहीं, मैं अपने हिसाब से आपको फॉर्मूले याद कराने के लिए, फॉर्मूले बोल रहा हूँ, ग्राफ याद कराने के लिए बता रहा हूँ। तो v और u का ग्राफ कैसा आएगा? ऑब्जेक्ट के लिए प्लस एफ तो u पे आ गया प्लस एफ, इमेज के लिए माइनस एफ तो v पे आ गया माइनस एफ। यहां पर आप अपनी लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, इसकी पोजीशन क्या हो गई? f कॉमा माइनस एफ। ग्राफ जो है हमेशा ही ऑरिजिन से पास होता है, इसलिए ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो रहेगा ही, लेकिन इस तरीके का रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देख लीजिए लेंस के केस में v और v वर्सेस u का जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है? ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है v वर्सेस u में, लेंस के केस में। वहीं मिरर के केस में हमेशा ही स्लोप नेगेटिव है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो सर ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो? स्लोप नेगेटिव है का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्लोप पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। डीवी बाई डी है ना स्लोप, स्लोप क्या है? डीवी बाई डी यू, डीवी बाई डी यू क्या होता है? मैग्निफिकेशन, राइट, लॉन्गिट्यूडनल हाँ सर। मैग्निफिकेशन। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। यस। तो एक ग्राफ आप बनाएंगे, मैं बोल रहा हूं आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन इसमें आपको ग्राफ बनाना है u वर्सेस v का। क्या करोगे? कन्वर्जिंग लेंस है ना बेटा, तो इसमें ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए बताइए फोकस किसके लिए पॉजिटिव होगा, किसके नेगेटिव होगा? ऑब्जेक्ट के लिए फोकस नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा, ठीक है, इमेज के लिए पॉजिटिव होगा। ओके बेटा, तो यहां चले गए प्लस एफ पर, यहां चले गए माइनस एफ पर। ठीक, ग्राफ कैसा बनेगा? हमेशा ओरिजिन से पास होना ही होना है, तो ये इधर रहा और दूसरा यहां से ऐसे आ गया। समझ में आया कि नहीं? इजी कि डिफिकल्ट है? अब आपको 4 की जगह 8 ग्राफ याद हो गए, हुए कि नहीं? हुए ना? देखो सब लोग v वर्सेस u ग्राफ याद करके जाते थे, ठीक है, आईआईटी ने 2-3 साल पहले पूछ लिया था u वर्सेस v ग्राफ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक, तो ये भी हो गया। आखिरी टॉपिक बचा है क्या? डिस्प्लेसमेंट मेथड। Displacement method, basically it is used to find focal length of converging लेंस। ये बेसिकली लैब का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस काफी सारे बन जाते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, किसी भी कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए ये काम आता है। ठीक है बेटा, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड में? देखिए
यूँ समझ लीजिए, बेसिकली देखो, लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए आपके लैब में एक एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, वो डिफरेंट है जो मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ बता रहा हूँ उससे। डिस्प्लेसमेंट मेथड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये आपकी, इस केस में क्या होता है ना, आप ऑब्जेक्ट को रखते हो फिक्स्ड, ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड रखते हो, दिस ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, स्क्रीन है इधर, ये स्क्रीन भी रहती है फिक्स्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी फिक्स्ड है, स्क्रीन भी फिक्स्ड है। ओके बेटा, ओके। और हम लोग क्या करते हैं, बीच में रखते हैं लेंस, ठीक है। हम देखते हैं, अच्छा, ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। हमने देखा जब हमने लेंस को इस पोजीशन में रखा तो इमेज बनी ऑब्जेक्ट की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ऐसी, अच्छा मैग्नीफाइड बनेगी ना, ऐसी बनेगी। दिस इज I1। फिर हमने क्या किया, हमने इस लेंस को मूव किया, लेंस को मूव करके हम ले गए यहां पर, तो हमने देखा फिर से ऑब्जेक्ट की इमेज इस स्क्रीन पे बनी है, इस बार छोटी बनी है I2, ठीक है बेटा, क्लियर है। एक काम करते हैं, दो पोजीशंस को मैं दो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ये रेड है। जब लेंस को इस रेड पोजीशन पर रखा गया तो ये रेड वाली इमेज बनी पूरी नीचे से, ठीक है ना, पूरी नीचे से I1 बनी, और जब इस लेंस को हमने इस ब्लू पोजीशन पर रखा तो ये ब्लू वाली इमेज बनी I2। हमने इन दोनों पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस भी मेजर कर लिया, स्मॉल डी। हमें कैपिटल डी नोन है, स्मॉल डी नोन है, हमें इसका फोकल लेंथ f बताना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। अब देखो, ये जो फोकल लेंथ है बेटा, लेंस को मैं यहां रखूं चाहे यहां रखूं, क्या फोकल लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, नहीं सर। नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोसीड करेंगे। मैं क्या बोलूंगा, देखो बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है ना वो इंटरचेंजेबल होती है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं आप एक खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, सॉरी किसी लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अगर आप u को -30 सेंटीमीटर रखते हो तो यू विल गेट v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप u को रख दोगे -60 सेंटीमीटर तो यू विल गेट v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। आप चाहो तो ये डेटा खुद से चेक करके देख सकते हैं। ये क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस जो है इंटरचेंजेबल होती है। दो बार इमेज क्यों बनी है? क्योंकि पहले क्या था, ये डिस्टेंस x1 था और ये वाला डिस्टेंस x2 था। बाद में ये वाला डिस्टेंस x2 हो गया और ये वाला डिस्टेंस x1 हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो अब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इंटरचेंज होने की वजह से दो बार इमेज बनी है। ओके, तो हम यहां से दो तीन चीजें कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो कि फर्स्ट केस में u था आपका -x1 और v था
प्लस x2। देयरफॉर फर्स्ट केस का जो मैग्निफिकेशन m1 था दैट विल बी इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू x2 अपॉन माइनस x1। नेगेटिव तो आ नहीं था, है ना। और सेकंड केस में क्या था, u तो था आपका माइनस x2 और v था प्लस x1, राइट, है ना। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ठीक है। और ये वाला सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है बेटा। सेकंड केस में u कितना है माइनस x2, v कितना है प्लस x1, राइट। Yes, तो sir. यहां पर जो मैग्निफिकेशन आया m2 दैट इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू x1 अपॉन माइनस x2। तो क्लियरली सबसे पहले तो मैं ये बोल पा रहा हूं कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1, आया ना, आया ना। हाँ सर। ऑल्सो एक और चीज बोल पा रहे हैं हम, क्या, h1 इंटू h2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। यहीं से आ जाएगा, m1 कितना है h1 बाय ho, m2 कितना है h2 बाय ho, है ना। Yes, sir. आ रहा है, ओके। तो ये तो एक बात हो गई जो बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं बिना कुछ सॉल्यूशन के। दूसरी चीज ये समझने लायक है कि क्यों अब मैं, मेरे पास क्योंकि ये डिस्टेंस को, इसको x1, ये x1, ये x2 और ये x2 मान चुका हूं, मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कैपिटल डी, है ना। हमने मेजर क्या किया, कैपिटल डी मेजर किया और स्मॉल डी मेजर किया, x1 और x2 मेजर नहीं किया। लेकिन हमें x1 और x2 चाहिए, तब तो हम u और v निकाल के लेंस का फॉर्मूला निकालेंगे, लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे। दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूं ये कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्मॉल डी, है ना बेटा। कोई दिक्कत? नहीं तो सर। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा देयरफॉर x2 इज इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाय 2 एंड सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय 2, ठीक है ना। हाँ, sir. मिल गया। सो कॉपी कर लो तो आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, कॉपीड। यस। ओके, तो मैंने क्या देखा, x1 इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय 2 और x2 इज इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाय 2। नाउ व्हेन u is equal to minus x1 that is equal to minus capital D minus small d by 2, v is equal to plus x2 that is equal to capital D plus small d by 2। तो फोकल लेंथ अगर निकालना हो तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ लगा के, हाँ या ना। ध्यान दीजिएगा 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू लगाना है, क्यों, क्योंकि लेंस है। यही सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर जाती हैं, इसलिए आराम से करना चाहिए लेंस के और मिरर के क्वेश्चन।
मुझे पता है आप में से कुछ लोग कम से कम ये सोच रहे होगे ये फॉर्मूला जब लिखने जा रहा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r, आपके दिमाग में आया होगा जब माइनस होगा हाँ माइनस होगा, ऐसा करके इग्नोर भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपके दिमाग में परमानेंट है पर आपको फिर भी इग्नोर हो जाती है। तो ये क्लियर है एकदम? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी फिक्स्ड है, लेंस की दो अलग अलग पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी है। हमने देखा कि दोनों केसेस में x1 और x2 जो एक्सचेंज हो जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और इमेज का डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड एक्सचेंज हो जा रहा है, इसलिए मैग्निफिकेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है और इमेजेस की हाइट का प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। दोनों नेगेटिव है, दोनों हाइट नेगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जा रहा है, इसलिए वो स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और क्या देखा? हम इसको सॉल्व करके x1 और x2 निकाल सकते हैं, जिसका यूज करके हम u और v निकाल के फाइनली f कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना बेटा? ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड हुआ। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है बस, क्या? मिनिमम कैपिटल D फॉर यूजिंग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के वर्क करने के लिए कैपिटल डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है 4f। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f होती है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 4f होती है। ठीक है बेटा? कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट और इमेज बनाए जाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट और इमेज, उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 4f होती है। स्क्रीन है इसलिए रियल ऑब्जेक्ट तो चाहिए, रियल इमेज तो चाहिए, इसलिए कैपिटल डी की मिनिमम वैल्यू 4f होगी, तभी आपका आंसर आए, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला? तो देखो भाई, कैपिटल डी है कितना, अगर देखोगे ध्यान से तो क्या v माइनस यू है, हाँ या ना? हाँ है, वेक्टर फॉर्म में देख लो, ये v, ये u और ये कैपिटल डी। समझ में आ रहा है? आ रहा है? ट्राइंगल लगा देख लो, u प्लस डी इज इक्वल टू वी हो रहा है, राइट? u प्लस डी इज इक्वल टू वी, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, ओके। अब मुझे ये d इज इक्वल टू मिनिमम चाहिए, इसका मतलब d कैपिटल D अपॉन, चलो d क्या बोले इसको, du इज इक्वल टू 0 कर देता हूं। दिस इंप्लाइज dv बाय du माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज dv बाय du इज इक्वल टू 1। अब dy बाय du कितना था? बेसिकली दिस वाज मैग्निफिकेशन कैपिटल M इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज स्मॉल m इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू माइनस 2f, v इज इक्वल टू प्लस 2f, राइट? तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 4f होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? 4f होता है। ठीक है? यस। कब होता है? जब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के हों, ऑब्जेक्ट रखा हो माइनस 2f पे, इमेज बनेगा प्लस 2f पे। ठीक है, तो थ्योरी इस चैप्टर की हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन हम लोग काफी कर चुके हैं, मैंने आपको बोला था कुछ डाउट्स हो तो याद रखिएगा। भेजा आप लोगों ने डाउट्स? सर कोई कंसेप्चुअल डाउट नहीं था, बस
थोड़ा न्यूमेरिकल किसी का टफ था। न्यूमेरिकल डाउट्स है तो न्यूमेरिकल भेजे आपने? सर बोल तो पर कंसेप्चुअल सब इजी था, बट कैलकुलेशन टफ था, तो सर वो तो खुद भी कर ली। कॉन्सेप्चुअल इजी था पर कैलकुलेशन टफ था तो वो नहीं भेजे। अच्छा ओके, किसी ने भी नहीं भेजा? ठीक है, तो मैं एक आध क्वेश्चन अपने मन से करा देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कराने को तो काफ़ी सारे हो सकते हैं यार, मतलब क्वेश्चंस की कमी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ाया उसमें क्वेश्चंस अच्छे नहीं बन सकते, क्वेश्चंस काफ़ी सारे अच्छे अच्छे बन सकते हैं। मैंने आप लोग कुछ टॉपिक्स जैसे भूल गए हो कि मतलब जो दो मिरर थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले, वो वाले क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट बन सकते हैं, राइट? और भी बहुत तरीके के क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं, मतलब सोचने वाले बनाए जा सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं होंगे, सोचने वाले होंगे। कुछ एकदम बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं एकदम। ठीक है, तो जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन देखें ऑप्टिक्स पे, तो ऐसा हो सकता है कि बोला ये मिरर है, थर्टी डिग्री पर, यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया 60 डिग्री पे। ठीक है, इसकी फायर करने की वेलोसिटी इसकी लेट से 100 मीटर पर सेकंड है। हमने मन से डेटा ले रहा हूँ तो आंसर उसका इतना अच्छा नहीं है। बोला है कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम है। वेलोसिटी मिनिमम मतलब उसकी स्पीड मिनिमम करनी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिनिमम करना है। समझ में आया क्वेश्चन? इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस फ्रेम में, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब इस प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस फ्रेम में किस मोमेंट में मिनिमम होगी ये बताना है, और उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम करना है। वेलोसिटी मिनिमम मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी तो वेक्टर है, उसको तो वो तो कम ज़्यादा किसी से होता नहीं है। वेलोसिटी मिनिमम का मतलब क्या है? उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्वेश्चन बहुत लल्लू बता देता हूँ, लेकिन अब ये क्वेश्चन जितना ऑप्टिक्स का है उतना ही मैकेनिक्स का है। और क्या होगा क्वेश्चन में, आप बोलोगे भैया देखो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा, है ना? वेलोसिटी मिनिमम कब होगी? तो ध्यान दीजिए, मिनिमम छोड़ो, मैं जीरो कर दूंगा। मैं करूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज जीरो व्हेन प्रोजेक्टाइल इज मूविंग पैरेलल टू मिरर। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बताओ तो, बोल सकता हूं? हाँ या ना? भाई देखो, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इमेज भी इधर जाएगा, राइट? है ना? Yes, तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। उससे कम तो क्या ही हो सकती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैंने बोला बेसिकली मेरे को वो टाइम निकालना है जब इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल हो जाए, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाए। हाँ या ना? हाँ या ना? yes, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, बोलूंगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ऐसी कितनी 50 है, यहाँ पे भी 50 रहेगी। इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ कितनी थी 50√3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50/√3, राइट? तो अलोंग y डायरेक्शन मैं कह सकता हूँ uy इज इक्वल टू +50√3, vy इज इक्वल टू +50/√3। एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज -g दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम मुझे बताना है। इजीली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes. हाँ
पक्का? तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ खास नहीं देखा जाए, थोड़ा सा सोचना है कि हाँ जो वेलोसिटी अगर मिरर के पैरेलल हो जाएगी, और क्वेश्चन देखिए प्लेन मिरर का ही है, कोई लेंस और कुछ नहीं लगा यहाँ पे, सिर्फ प्लेन मिरर लगा है, ठीक है, स्लैब तक नहीं लगा। तो थोड़ा बस ध्यान रखना होता है ना। और एग्जांपल कराऊं? हाँ सर। देखो भैया, ये लेट से लेंस है, ठीक है, यहां आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के चक्कर काट रहा है। मुझे बताइए, ये तो अच्छा, इसकी रियल इमेज बन रही है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, समझ में आई बात? बोला है कि इफ ऑब्जेक्ट रोटेट्स clockwise with respect to, sorry, as seen by observer, then image rotates, पहला clockwise, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, as seen by observer, ठीक है ना? बताइए तो जरा। सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं इसमें कि सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया, इसलिए अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना? पर ऐसा नहीं होता। होगा क्या? ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा। मान लेते मैं एक इसको रेक्टेंगल में घुमाता हूँ, ज़्यादा समझ में आया आपको, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो इमेज ऊपर जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज उसका उल्टा जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज उसका उल्टा नीचे आएगा, एंड सो ऑन। यही होगा ना? देखिए, ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज ही है ना, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया? यस सर। ये खुद से इमेजिनेशन करके ही समझ में आएगा, ये इसका कोई मैं मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिखा सकता, खुद से देखने पर ही नजर आएगा। हाँ, अगर ऑब्जर्वर यहां होता तो उसको ये क्लॉकवाइज दिखता, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखता, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो चार ऑप्शन बनाए जा सकते हैं ना, दो ऑब्जर्वर रख के, ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1 को क्लॉकवाइज नजर आएगा, ऑब्जर्वर 2 को एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, दोनों को क्लॉकवाइज नजर आ जाएगा, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज नजर आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, राइट? बता सकते थे कि नहीं? बना सकते थे कि नहीं दो ऑब्जर्वर रख के? हाँ सर। हाँ चलो और क्या एग्जाम्पल बना सकते हैं? देखो, मेरे को एग्जाम्पल से आया ना, मेरे को मिरर में एक आपको एक और फॉर्मूला बताने की इच्छा कर रही है, लेकिन वो सिर्फ मिरर के लिए काम करेगा। इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट
lie near principal axis of mirror। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पास में नहीं है, मतलब पैरेक्सियल रेज नहीं है, तो क्या होगा? समझ में आया? कहने का मतलब है ये आपका मिरर है, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बोला कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहां है, सच दैट लेट्स से ये वाला जो एंगल है ये स्मॉल नहीं है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इमेज कहां बनेगी? सेम एंगल थीटा पे ही बनेगी ऐसे, क्योंकि एक लाइट तो पोल पे जो आएगी उसी तरीके से निकल जाएगी, है ना, यहां पर। इफ थीटा इज नॉट स्मॉल, मिरर का फोकल लेंथ f है, तो क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन कैसे मेजर करेंगे, कैसे देखेंगे, क्या रिलेशन होगा? एग्जाम में आ गया था जेई एडवांस में, उसमें थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया था। सब लोगों ने क्या बोला कि ये डिस्टेंस x1 बोल देता हूं, इस डिस्टेंस को x2 बोल देता हूं। ठीक है, तो u हो जाएगा -x1, v हो जाएगा -x2, फिर लिख दिया 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, आप भी तो यही करते ना? ये ऑप्शन आंसर में था ही नहीं, ये ऑप्शन आंसर में था ही नहीं, तो लोगों ने बोला क्वेश्चन गलत है। बात ये होती है ना बेटा कि अगर आपका थीटा बड़ा है, अगर आपका थीटा बड़ा है तो फॉर्मूला बदल जाता है। फॉर्मूला हो जाता है cos स्क्वायर थीटा बाय u प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय v इज इक्वल टू 1/f, या यूं कह सकते हो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f cos स्क्वायर थीटा। बट दिस इज ओनली फॉर मिरर, दिस इज ओनली फॉर मिरर, नॉट फॉर लेंस। ठीक है, समझ में आई बात? इसका डेरिवेशन काफी ज्यादा इन्वॉल्विंग है, मैं आप लोगों को नहीं करा रहा, और ये सिलेबस में भी नहीं है, बट जेईई एडवांस में पूछ जाना, क्या कर लोगे? स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है, सिलेबस को छोड़ो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है, इसके लिए कुछ उन्होंने कुछ और ही मेथड लगाया था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़े। डज नॉट लाइन सर लाई है, ठीक है, डज नॉट लाई नियर है। ठीक है, हाँ बोलिए बेटा। सर एफ का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो अप्लाई नहीं कर सकते सर? क्या? सर एफ का जो फोकल लेंथ का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था f × 1 - 2 बिल्कुल उसी तरीके से ड्राइव होता है जिस तरीके से फोकल लेंथ का डेरिवेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है कि मेथड इन्वॉल्विंग ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा डेरिवेशन में चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्यों दिमाग लगा रहे हो इसमें? ठीक, चलो एक और चीज है जो मेरे से सॉर्ट ऑफ छूट गई थी, लेंस की है, दैट इज अ क्रोमैटिक एबरेशन इन लेंस। अ क्रोमैटिक एबरेशन इन लेंस क्या होगा बेटा? ये मान लो लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और
लेट्स से यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। क्या होगा, यहां से लाइट निकलेगी, लेट्स से व्हाइट लाइट आती है, वो लेंस पे जाएगी। अब लेंस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन मैं एक ही बार ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से। इसके बाद क्या होगा, लाइट बेंड हो जाती है लेंस से, राइट? क्यों? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। पर जैसा कि आप जानते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। यहां पर क्या होगा, वॉयलेट लाइट इधर चली जाएगी, वॉयलेट दिख नहीं रहा ना, काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। यहां पर आने के बाद ब्लू लाइट तो या वॉयलेट लाइट तो इधर चली जाएगी, और रेड लाइट जो है वो कुछ ऐसे जाएगी, थोड़ा कम डेविएट होगी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? क्योंकि रेड लाइट के लिए म्यू छोटा होता है, ब्लू लाइट के लिए म्यू बड़ा होता है ना? हाँ या ना? तो आपका जो फोकस है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। बेसिकली आप कैसा भी शेप ले लीजिए लेंस का, फोकस आपका परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग फोकल लेंथ आएगा ही आएगा, क्योंकि अलग अलग म्यू होता है। ये दोनों कहां कहां मीट करेंगे? तो ब्लू मीट करेगा अपने फोकस पे, इसको मैं बोल रहा हूं फोकस ऑफ वॉयलेट, और रेड मीट करेगा अपने फोकस पे, जिसको मैं कह रहा हूं फोकस ऑफ रेड। है या ना? अब मैं इसमें ये जो डेल्टा एफ आया ना, इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि देखिए, हमें पता है कि आपका जो फोकल लेंथ है दैट इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना? तो बाय दिस formula I can say 1 by focal length of violet is equal to mu violet minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, and 1 by focal length of red is equal to mu red minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। Therefore, अच्छा, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2, इसको कह दिया इक्वेशन 3। अब मैंने बोला लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, आई विल गेट 1 by focal length of violet minus 1 by focal length of red is equal to mu violet minus mu red into 1 by r1 minus 1 by r2। This implies focal length of red minus focal length of violet upon focal length of violet into focal length of red is equal to delta mu into 1 by r1 minus 1 by r2, है ना? हाँ या ना? यहां तक किसी को दिक्कत है? इसका अगले स्टेप देखिएगा, दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट को मैं डेल्टा एफ लिख दे रहा हूं अपॉन फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इनटू फोकल लेंथ ऑफ रेड है। यार दोनों फोकल लेंथ ऑलमोस्ट तो इक्वल ही होंगे, ओरिजिनल फोकस के बराबर होंगे, एक थोड़ा बड़ा होगा एक थोड़ा छोटा होगा, है ना? तो फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट इनटू फोकल लेंथ ऑफ रेड को मैं फोकल लेंथ का स्क्वायर बोल दे रहा हूं, ठीक है? इज इक्वल टू डेल्टा म्यू इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2। दिस इंप्लाइज डेल्टा एफ बाय एफ इंटू 1 by f। 1 by f क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2 इज इक्वल टू डेल्टा म्यू इंटू 1 by r1 माइनस 1 by r2। ये 1 by r1 माइनस 1 by r2 पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। ये क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? तो दिस इज कॉल्ड dispersive power of lens. Omega is delta mu upon mu minus 1 which is equal to delta f by f. delta f by f minus 1 मत करना, delta f by f होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? वैसे थोड़ा गलत है, सही में क्या होना चाहिए? डेल्टा एफ बाय एफ या माइनस डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। क्यों? आप बोलो सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप डेल्टा एफ लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो? फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस वायलेट लिख रहे हो। डेल्टा म्यू क्या लिखते हो? म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, राइट? है ना? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है एकदम? कुछ बोलना ही नहीं आपको? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। क्या होता है? बेसिकली डेल्टा एफ बाय एफ मतलब फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस वायलेट अपॉन फोकल लेंथ विच इज इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम दैट इज डेल्टा म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। रे ऑप्टिक्स में कोई भी थ्योरी में दिक्कत है? मैंने आप लोगों को थ्योरी पूरी पढ़ाई है रे ऑप्टिक्स में, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली यार नए नए बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन से मैंने मैक्सिमम वैरायटी के कवर करा दिए, मैक्सिमम वैरायटी के, ठीक है? लेकिन नए क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो हमेशा बन सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी। बट मोस्ट ऑफ द वेराइटीज जो है मैंने कवर कर डाली है, एक बची हुई है जिसमें आपका पॉलिशिंग ऑफ लेंस का यूज करके म्यू वगैरह निकालने के लिए बोलता है। वो बेसिकली सिर्फ कैलकुलेशन कराता है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी करा दूंगा इसके बाद, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। सर उसके बाद क्रैश कोर्स होगा कि सर मॉडर्न फिजिक्स? बेटा दोनों होगा, ठीक है? सर ऑफलाइन? देखो मॉडर्न फिजिक्स में हम टाइम देंगे, आराम से धीरे धीरे करेंगे, क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी ना कि हमको सब 15 अक्टूबर से पहले खत्म ही करना है ना? या देखते हैं उस वक्त, देखते हैं थोड़ा बाकी टीचर से भी बात कर लेता हूँ, मतलब सर बाकी सर लोगों से भी बात करता हूँ, वो क्या करना चाहते हैं। तीनों सब्जेक्ट में सिमिलर चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है?
कॉपी हो गया? यस सर। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है हमारा, मैंने क्वेश्चन बोला था ना, बोला है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस with radius of curvature is equal to radius of curvature is equal to let's say 60 centimeter with radius of curvature is equal to 60 centimeter. ये लिखाएगा नहीं, सॉरी, तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कर दे रहा हूँ अपने दिमाग में। When polished at plane surface has focal length, when polished नहीं, when silvered at plane surface has focal length 100 centimeter, and when silvered at curved surface has focal length 50 centimeter. Find mu of the medium. क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? हमारे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो ऐसा लेंस है, इसके साथ दो काम किए हमने। एक बार हमने इसका प्लेन सरफेस को सिल्वर किया, एक बार हमने दूसरी बार में सेम लेंस लिया और हम लोगों ने इसके कर्व्ड सरफेस को सिल्वर कर दिया। फर्स्ट केस में आपका फोकल लेंथ जो बना वो 100 सेंटीमीटर का बना, और सेकंड केस में फोकल लेंथ बना 50 सेंटीमीटर का। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम बताना है, ठीक है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब देखो, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक प्लेन मिरर और एक लेंस, and this is equivalent to lens and a curved mirror, right? है ना बेटा? कर्व्ड मिरर के लिए हमें यहां चाहिए था रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट से r, ठीक है? लेट से इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो f है, तो ऑब्वियसली इस लेंस का फोकल लेंथ भी f होगा, है ना? हाँ या ना? दोनों मिरर की तरह बिहेव करेंगे,
कैसे मिरर? कन्वर्जिंग मिरर। तो फोकल लेंथ जो आपको 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दे रखा है, बेसिकली दे आर -100 सेंटीमीटर एंड -50 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, राइट? है ना? बड़ी आराम से प्यार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। अब फर्स्ट केस में हम क्या बोलेंगे, इसका फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी है क्योंकि प्लेन मिरर है, तो पावर 0 है। हम बोलेंगे इसका जो इफेक्टिव मिरर बनेगा उसका फोकल लेंथ -100 सेंटीमीटर है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा? -1/-100 इज इक्वल टू इसका पावर प्लस इसका पावर प्लस इसका पावर, दैट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, है ना? दिस इंप्लाइज 1/100 इज इक्वल टू 2/f। दिस इंप्लाइज फोकल लेंथ आ गया आपका 200 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, लेंस का फोकल लेंथ आ गया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अब यहां पर क्या हुआ, लाइट गई, लेंस का पावर, मिरर का पावर, फिर से लेंस का पावर, राइट? है ना? इसका फोकल लेंथ जो, अच्छा, उसको r/2 से काम चला लूंगा। ठीक, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहां पर जो पावर आएगा दैट विल बी इक्वल टू -1/-50। सो माइनस, यहां पे आ जाएगा -1/-50 इज इक्वल टू 1/f प्लस इस मिरर का पावर, मिरर का फोकल लेंथ क्या है? -r/2, पावर कितना होता है? -1/f, सो -1/-r/2, ठीक है, प्लस 1/f, दिस इंप्लाइज 1/50। मैंने यहाँ पे r सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि मैंने फोकल लेंथ को -r लिया, ठीक है ना? 1/50 इज इक्वल टू 2/f प्लस 2/r। Now 2/f is 1/100, so 1/50 is equal to 1/100 plus 2/r, which implies 2/r is equal to 1/100. This implies r is equal to 200 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 200 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? यस। अब मैं इस लेंस को देखूंगा, बोलूंगा इस लेंस में इसका रेडियस 200 सेंटीमीटर है और इसका फोकस भी 200 सेंटीमीटर है ना? राइट? कोई दिक्कत? तो मैं बोलूंगा 1/फोकस कितना होता है? μ-1 इंटू 1/r1 इज 1/∞ माइनस 1/r2। अब इस बार देखिए मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो ये r2 क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो माइनस 1/-200। दिस इंप्लाइज 1/200 इज इक्वल टू μ-1/200। दिस इंप्लाइज μ इज इक्वल टू 2। आंसर समझ में आया कि नहीं? अभी थोड़ा मैंने सीधे ही थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लिया ताकि आपको बाकी एग्जांपल्स इससे आसान ही लगे, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं आज की। देखो क्वेश्चंस हमेशा थोड़े डिफिकल्ट तो बन ही सकते हैं, बट उतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स में नहीं बनते जितने बाकी चैप्टर से बनते हैं, ठीक है? लोग बेकार में इस चैप्टर से थोड़ा बहुत डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं, अदरवाइज आपने देख ही लिया, कल भी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में कि चैप्टर काफ़ी लल्लू है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो सब लोग अपनी बुक लेकर बैठना। SL अरोड़ा सबके पास है? नहीं सर। कोई ऐसा है जिसके पास SL अरोड़ा नहीं हो? प्लीज बता दो। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा, ठीक है? अभी के लिए क्लास ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
गौतम दा